नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स की एक श्रृंखला लेकर चल रहे हैं और पिछले लेक्चर्स में हमने प्रोबेबिलिटी और 3D वेक्टर को कवर किया। अब कुछ लोगों की हमारी डिमांड है कि इंटीग्रेशन का पोर्शन पूरा किया जाए, तो आइए आज के लेक्चर से हम शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन की, समाकलन की। इसके पहले हमने अवकलन को भी कवर कराया है। समाकलन पढ़ने से पहले आप अवकलन की पूरी समझ रख लीजिए। आप पूरी तरह से समझ लीजिए अवकलन क्या होता है, कंसेप्ट क्या है, उसके प्रोसेस क्या है, फार्मूले क्या हैं। उसी के बेसिस पर हम लोग इंटीग्रेशन को कवर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से थोड़ा टफ है और इसका कारण भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, लिखा है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। समाकलन अवकलन की विपरीत संक्रिया है। यहाँ फर्स्ट लाइन ही है और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है कि समाकलन जो है अवकलन की विपरीत संक्रिया है। अगर आप इस सेंटेंस से सीखना चाहेंगे तो आपको पहले समाकलन न सीख करके अवकलन सीखना होगा कि वास्तव में अवकलन क्या है जिसकी विपरीत क्रिया समाकलन है। तो आप अवकलन पहले सीखिए। इसके बाद देखिए कि समाकलन जो है अवकलन की विपरीत संक्रिया है, यानी अपोजिट ऑपरेशन है। अपोजिट ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, अवकलन की क्रिया में। अब आप बहुत बारीकी से यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, यहीं से आपका कंसेप्ट डेवलप होगा। लिखा है अवकलन की क्रिया में फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। हम लोग जब भी फलन का अवकलन करते हैं तो उस फलन के अवकल गुणांक को ज्ञात करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप अवकलन करते हैं x स्क्वायर का, तो जो वैल्यू आया 2x, इस 2x को हम बोलते हैं ये अवकल गुणांक है। अवकल गुणांक है और ये 2x वैल्यू जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको हमने डिफरेंशिएशन में काफी बारीकी से और अच्छे से समझा है। तो अब अवकलन की क्रिया में जो फलन का अवकलन होता है वही अवकल गुणांक होता है। यहाँ तक हम जानते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या है, समाकलन की क्रिया में दिए गए फलन को, यानी जब समाकलन की हम क्रिया करने जाएंगे, ऑपरेशन करेंगे समाकलन का, इंटीग्रेशन का, तो गिवन फंक्शन जो होगा, जो दिया गया फलन है, उसी फलन को ही हम अवकल गुणांक मानेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिए गए फलन को ही हम अवकल गुणांक मानते हुए वास्तविक फलन ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अवकल जो फलन दिया गया है उस फलन को ही हम मान लेंगे कि ये अवकल गुणांक है। अब यह अवकल गुणांक किस फलन का है, उस फलन को हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। यही क्रिया, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ लिखा भी है, अर्थात दिया गया जो फलन है, किस फलन का अवकल गुणांक है, इसका पता लगाने की जो क्रिया है, यही क्रिया हम लोग समाकलन कहलाती है। उदाहरण के लिए समझिए कि अगर आपको x स्क्वायर दिया गया और आपने अवकलन किया तो ये तो अवकल गुणांक हो गया। अब अगर आपको कोई फंक्शन दिया जा रहा है, मान लीजिए 2x ही दिया गया और कहा गया कि इसका समाकलन करिए, तो 2x को ही हम क्या पहले मानेंगे, 2x को, यानी दिए गए फलन को अवकल गुणांक मानते हुए, यानी 2x को हम मान लेंगे कि यह अवकल गुणांक है, अवकल गुणांक है। अब जब हमने इसको अवकल गुणांक मान लिया तो किस फलन का यह अवकल गुणांक है, हमें वह ज्ञात करना है। किस फलन का अवकल गुणांक है, तो अभी अभी आपने देखा कि x स्क्वायर का यह अवकल गुणांक है। तो इसी क्रिया को, इसी x स्क्वायर को जो ओरिजिनल फंक्शन है, प्राप्त करने की संक्रिया ही इंटीग्रेशन कहलाती है। और इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है इस तरीके से, जो ओरिजिनल फंक्शन है y लिखिए या फिर fx लिख सकते हैं। यहाँ पर ओरिजिनल जो फंक्शन है 2x है, किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ वेरिएबल है तो dx, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, जो कि आपका ओरिजिनल फंक्शन है। अब इसके बाद हम लोग आगे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट देखिए कि अवकलन को इस तरीके से लिखा जाता है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेवा y बाई डेवा x को ही dy बाई dx लिखा जाता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी फलन के चर में अगर हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं तो फलन में जो मान का परिवर्तन होता है वही अवकलन होता है।
लेकिन समाकलन थोड़ा इससे हट करके है। अवकलन अवकलन किसी फलन को तोड़ने की क्रिया है। आप यहाँ ध्यान रखिए, अवकलन जो है फलन को तोड़ने की क्रिया होती है, जबकि समाकलन किसी भी फलन को जोड़ने की क्रिया होती है। तो देखिए एक दूसरे की क्रियाएं एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, अपोजिट ऑपरेशन है। यह तोड़ने का काम कर रहा है और यह जोड़ने की क्रिया कर रही है, तो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। और समाकलन को इस तरीके से लिखा जाता है कि डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, तो डेल्टा एक्स और वाई जो फंक्शन है इसके मल्टीपल का सम ही इंटीग्रेशन होता है। इसका जो सिंबल होता है हम लोग इस तरीके से लिखा जाता है, और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे उसको डी एक्स लिखा जाता है, और यहाँ पर एफ एक्स रहेगा, यानी कि फंक्शन जो रहता है जिसका कि हमें इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट मानते हुए ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये फंक्शन यानी कि यहाँ तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक चीज़ों को जाना। आप इसको नोट करिए, फिर इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें क्या बताती है, क्या रिप्रेजेंट करती है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम देखते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी फंक्शन का जो इंटीग्रेंड होता है, इंटीग्रल होता है, वो हमें रिप्रेजेंट क्या करता है, बताता क्या है। तो आप कल्पना करिए कि मान लीजिए ये एक वक्र है, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के बीच में ये ग्राफ हमने खींचा है, ये वाई है और वाई जो है फंक्शन है एक्स का, इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स वाई इक्वल। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्स का जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो रही है, आप देखिए x की ओर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं y का वेरिएशन हो रहा है, कहीं पर y बढ़ रहा है फिर घटते चले जा रहा है। ये y का घटना और बढ़ना निर्भर कर रहा है कि x आप कहाँ पर हैं, x एक्सिस पे आप कहाँ पर हैं। अगर हम यहाँ पर हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर आते हैं तो ये वैल्यू यहाँ है। इस तरीके से जो y है वो x का ही फंक्शन है। अब मान लीजिए इस वक्र, इस कर्व और x एक्सिस से बाउंडेड हमको पूरा एरिया कैलकुलेट करना है। अब इस एरिया के कैलकुलेशन में हम इसको एक टेक्निक सोचते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसको हम कई सारे स्टेप में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे स्टेप हैं, ये देखिए 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से हम छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर दिए। अब हमारा टेक्निक क्या है कि अब ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, रेक्टेंगुलर है यानी आयताकार है, और एक आयत का इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो होगा क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पर जो वैल्यू है वो y है, यानी एक स्ट्रिप का जो एरिया होगा y इंटू डेल्टा एक्स, ये इसके लिए है। नेक्स्ट आएंगे तो फिर ये सभी स्ट्रिप का जो लेंथ है, ये सभी स्ट्रिप का जो विड्थ है वो डेल्टा एक्स है, तो y इंटू डेल्टा एक्स ये हुआ। सिमिलर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, यानी कि सभी स्ट्रिप के एरिया को हम क्या कर दें, सम कर दें। यानी यहीं पर हम लिख सकते हैं सम ऑफ y इंटू डेल्टा एक्स। ये टोटल हमें एरिया बताएगा, यही जो वैल्यू है ये टोटल एरिया को बताएगा। लेकिन आप अब यहाँ गौर करिए कि यहाँ पर कुछ एरिया जो है छूट जा रहा है, जैसे ये वाला एरिया, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन और ये रीजन। इस रीजन के एरिया को हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से एरिया को मेजर नहीं कर पाया। अब हम दूसरे सिनेरियो में आते हैं। इस बार हमने इसमें क्या किया, आप फिगर से ही देखिए, स्ट्रिप की जो विड्थ है उसको हमने कम कर दिया। इस बार जो विड्थ थी उसको हमने घटा दिया, कम कर दिया, तो इस बार नंबर ऑफ स्ट्रिप तो ज़्यादा हो गया। इससे हुआ क्या, इससे ये होगा कि ये जो एरिया बच रहा है इस बार बहुत कम एरिया ऐसा है जो कि विदाउट कैलकुलेटेड होगा, यानी कि इसमें सबसे लेस एरिया जो होगा, लेस एक्यूरेसी होगी। लेस एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इस एरिया की है, इसमें सबसे ज़्यादा एरिया छूट रहा है, यानी ये सबसे कम एक्यूरेट होगा। उसके बाद अगर स्ट्रिप की विड्थ को हमने कम कर दिया तो यहाँ पर एरिया थोड़ा सा एक्यूरेट होगा। तो जब एरिया लेंथ स्ट्रिप की विड्थ कम करने से एक्यूरेट हो रहा है, तो अब हम इस स्टेप को और आगे बढ़ाते जाते हैं
और एक कंडीशन ऐसा करते हैं कि डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यानी इसको इतना हम पतला कर दें, इतना पतला कर दें कि जो इसकी विड्थ है वो लगभग 0 पर टेंड कर जाए, तो एरिया जो होगा ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं एरिया कवर हो जाएगा। अगर ये काफ़ी स्लिम हो जाए तो ये जो बाउंडेड एरिया छूट जा रहे हैं ये एरिया भी कवर हो जाएगा, ये एरिया भी कवर हो जाएगा, यानी हमें टोटल एरिया फाइंड हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि एरिया जो होगा सम ऑफ y इंटू डेल्टा एक्स, वाई की ये वैल्यू है, डेल्टा एक्स इसकी विड्थ है, इसका गुणा करेंगे और सबको सम कर देंगे, वहीं पे एरिया होगा। इसी सम को लिखने का एक तरीका है, जो टेक्निक है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, इसी को हम कहते हैं समाकलन। समाकलन, ये समाकलन का चिन्ह है और ये जो है फलन है, और डेल्टा एक्स स्ट्रिप विड्थ है। अगर यही डेल्टा एक्स टेंड कर जाए 0 की ओर, तो डेल्टा एक्स जब 0 की ओर टेंड करता है तो उसको हम लोग लिखते हैं dx। तो हमारा ये वाला फार्मूला जो है, ये फार्म जो है इसमें कन्वर्ट हो गया, यानी इसकी वैल्यू को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन y dx। ये अब हमारा समाकलन है जो कि रिप्रेजेंट करेगा एरिया को, यानी यहाँ पर जो भी फंक्शन है वह फंक्शन एक्स एक्सिस से कितना एरिया कवर करेगा ये वैल्यू वही बताएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इंटीग्रेट करते हैं x dx, इसका ये मतलब हुआ कि जो x और x एक्सिस के बीच का जो आएगा एरिया, ये उसी को शो कर रहा है। अगर ये y इक्वल x है तो ये ग्राफ इस तरीके का होगा, ये ग्राफ है y इक्वल x का, ये x एक्सिस y एक्सिस। अब जो एरिया हम निकालेंगे वह एरिया ये एरिया है, इसी एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो यह एरिया जो आएगा आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो होगा x² / 2 + c। ये वैल्यू जो आ रही है ये बता रहा है कि इसमें यही एरिया ही कैलकुलेट हो रहा है, ये एरिया ही कैलकुलेट हो रहा है। इसी में जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाया जाएगा, निश्चित समाकलन। अगर इसी समाकलन में हम यहाँ पर बाउंड्री निर्धारित कर दें कि यहाँ मान लीजिए a से यहाँ b तक आप रहें, a से b तक हैं, तो इस बार अगर इंटीग्रेशन हम a से b तक करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को कहा जाता है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन यानी यह फिक्स है कि एरिया यहाँ से यहाँ के बीच का ही है, यानी एरिया इसी रीजन का है, ये फिक्स डाटा हो गया। तो इस प्रकार का समाकलन ही निश्चित समाकलन कहलाता है, और ये जो आंसर होगा वह निश्चित समाकलन का आंसर होगा। इसको भी हम आगे कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर बस हमने ये समझाने की कोशिश की कि किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट की जो वैल्यू आती है वो क्या बताती है, क्या रिप्रेजेंट करती है। तो इसको आप नोट करिए इस कंसेप्ट को, फिर हम आगे देखते हैं। आइए अब हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के एक और ही बहुत ही अच्छे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। दोनों कंसेप्ट इंटीग्रेशन के भी और डिफरेंशिएशन का एक साथ कवर होगा। आप देखिए यहाँ इमेजिन करिए कि मान लीजिए एक टैप है, एक नल है जिससे पानी गिर रहा है। यहाँ पे एक टैप है जिससे फ्लो हो रहा है पानी का, और ये टाइम है, टाइम के साथ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्लो का रेट क्या है, फ्लो कैसे हो रही है। तो आप देखिए ये टाइम के साथ आप भले बढ़ते चले जा रहे हैं, हम 1 सेकेंड बाद देखें, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, 6, जब भी हम देख रहे हैं फ्लो का रेट वही है। इसका मतलब ये है कि अगर नल 1 सेकेंड में 1 बूंद पानी गिरा रहा है, 1 ड्रॉप पानी गिरा रहा है, तो दूसरे सेकेंड में भी एक बूंद गिराएगा, तीसरे सेकेंड, यानी पर सेकेंड आप देखिए रेट न तो बढ़ रहा है न घट रहा है, 1 पर कांस्टेंट है, यानी 1 ड्रॉप पर सेकेंड। यही इस टैप का, यही इस नल का फ्लो है। यहाँ हमने बात समझाई। अब देखिए अगर इस पूरे गिरने वाले पानी को हम इंटीग्रेट करें, यानी कि जोड़ें, यानी कि हर सेकेंड में गिरने वाली बूंद को हम ऐड कर लें, जोड़ लें, तो टोटल जो वैल्यू होगी इसी जोड़ने की क्रिया को ही इसी सम यानी जोड़ने की क्रिया को ही हम इंटीग्रेशन करते हैं। और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो बूंद बूंद पानी है ये पूरे वॉल्यूम को बताएगा। तो अगर
इस बूंद बूंद पानी को हमने ऐड किया तो ये पूरे वॉल्यूम को बताएगा, और ये है वॉल्यूम और ये है समय। यानी यानी कि समय के साथ इसका वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है वॉल्यूम, आयतन पानी का कैसे बढ़ेगा इस टैंक में, वही बताएगा इंटीग्रेशन की वैल्यू। आइए देखते हैं। जब इसको इंटीग्रेट किया गया, यहाँ रेट था 1 और इंटीग्रेशन जब करेंगे 1 का और t के रिस्पेक्ट में तो t आएगा वैल्यू, जो कि ये आयतन बता रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर t यानी समय के साथ ही आयतन बढ़ रहा है, यानी जैसे जैसे आपका समय बढ़ा आयतन भी उतना ही बढ़ेगा। तो देखिए समय और आयतन दोनों एक रेखीय हैं, यानी कि अगर हम 1 सेकेंड के बाद देखेंगे तो इसमें 1 बूंद पानी रहेगा, और अगर 2 सेकेंड के बाद देख रहे हैं तो इसमें 2 बूंद पानी होगा, 3 सेकेंड के बाद देखेंगे 3 बूंद पानी होगा, ऐसे ही अगर 10 सेकेंड के बाद देखेंगे तो यहाँ पर 10 बूंद पानी होगा। ये इसी को बता रहा है, यानी किस रेट से इसमें आयतन बढ़ रहा है, यही समाकलन की वैल्यू बता रही है। अब इसी को थोड़ा उल्टा समझिए। मान लीजिए ये समाकलन की वैल्यू बता रहा है, ये आयतन है। अगर इस वैल्यू को हम डेरिवेट कर दें, डेरिवेटिव जो बताता है रेट बताता है, इसी को हम लोग कभी कभी दर बोलते हैं, ये दर को बता रहा है। अब इसको अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो v का डेरिवेटिव करेंगे, यानी आयतन समय के हिसाब से कैसे बदल रहा है हम ये देखना चाहेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 है, ये वैल्यू बता रही है कि जो आयतन बदलने का दर है वह 1 है, यानी कि इसमें फ्लो, पानी के फ्लो का रेट 1 है, यानी कि हमेशा कांस्टेंट है। ये 1 ना होकर कभी अगर कांस्टेंट में 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन इसका यही मतलब है कि हर सेकेंड में 5 बूंद आकर के इसमें गिर रही है। अगर कांस्टेंट की वैल्यू 5 है, 2 होगा तो हर सेकेंड में 2 बूंद पानी आएगा। तो यहाँ से आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसको नोट करिए, फिर एक कंसेप्ट को और हम बताते हैं। आइए अब हम इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। मान लीजिए इस बार जो हमारा टैप है, जो नल है, वो कांस्टेंट फ्लो नहीं हो रहा है। कांस्टेंट फ्लो का मतलब बिल्कुल फिक्स नहीं है कि 1 सेकेंड में एक ही बूंद गिराएगा, वो वैरी कर रहा है। वैरी करने का मतलब ये है कि देखिए जो फ्लो का रेट है 1 सेकेंड में वह 2 बूंद गिरा रहा है। इसके बाद अगर t की वैल्यू अगर हम 2 रखें, एट t इक्वल 1 है, y इक्वल एट t इक्वल 2 पर देखिए t इक्वल 2 पर y की वैल्यू 4 होगी, यानी दूसरे सेकेंड में वो 4 बूंद गिरा रहा है पर सेकेंड। तीसरे में t इक्वल 3 पर देखा जाए तो 3 गुना 6, यानी तीसरे सेकेंड में वह 6 बूंद पर सेकेंड गिराएगा। यहाँ ध्यान से समझिएगा, पहले सेकेंड में 2 बूंद पर सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद 4 बूंद पर सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद 6 बूंद पर सेकेंड, यानी इसी तरीके से, यानी अगर 10वां सेकेंड देखा जाए, 10 सेकेंड के बाद वह 20 बूंद पर सेकेंड गिराएगा। 20 बूंद पर सेकेंड के रेट से वह फ्लो कर रहा है, यानी कि पानी पहले धीमे आया, फिर तेजी से इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। तो कल्पना करिए जब पानी बढ़ने का या बूंद के गिरने का रेट जब बढ़ गया तो आयतन के बढ़ने का भी रेट बढ़ जाएगा, यानी आयतन भी तेजी से बढ़ेगा। तो इस बूंद को अगर हम पूरा इंटीग्रेट करें, ये जो दर है इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो जो इसकी वैल्यू आएगी t² होगा, यानी आयतन स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी आयतन की जो बढ़ने की दर होगी शुरू में तो धीमा बढ़ेगा लेकिन बाद में तेजी से बढ़ेगा। आइए देखते हैं आयतन कैसे बढ़ता है। v t इक्वल 1 पर जो है 1 होगा, एट t इक्वल 1 पर, यानी 1 सेकेंड में 1 बूंद पर मिनट बढ़ रहा है, 1 बूंद पर मिनट के हिसाब से बढ़ रहा है, या आयतन का जो भी यहाँ पर यूनिट हो। v एट t इक्वल 2 पर देखेंगे तो ये 4 होगा, यानी जैसे ही 2 सेकेंड के बाद देखेंगे उसका आयतन बढ़कर 4 हुआ। एट v अगर हम 3 पर देखेंगे, एट t इक्वल 3 पर तो ये 9 हुआ। जैसे देखिए t इक्वल 3 पर ये 6 बूंद पर सेकेंड की रफ्तार से गिरा रहा है, तो उसी अनुसार यहाँ पर इसका आयतन भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसका यही मतलब है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि शुरू में ये धीमे से बढ़ रहा है, धीमी गति से बढ़ा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ तक आते आते इसमें काफी वृद्धि हो रही है। यहाँ पर एक
यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ का डिफरेंस इतना ही केवल मिला, लेकिन यहाँ पर आते आते इनके बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा है, यानी आयतन आयतन बढ़ने की दर भी अधिक हो जा रही है। तो अगर रेट फिक्स नहीं है, रेट भी बदल रहा है, तो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू भी बढ़ करके आएगी। तो यहाँ तक आपको यही समझाने का मतलब है। इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। आइए अब हम यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट सी ऐड किया जाता है उसका फिजिकल मीनिंग बताना चाहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटीग्रेट जो वैल्यू की जाती है तो इसमें हमेशा सी एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है। जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर होगा और इसमें सी ऐड कर दिया जाता है। तो इस सी का क्या मतलब है, इसको आइए जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ t इक्वल 0 रखेंगे तो t इक्वल 0 पर पानी जो है फ्लो नहीं हो रहा है। तो जब पानी फ्लो नहीं हुआ तो t इक्वल, अगर यहाँ पर हम भी 0 रखेंगे, लेकिन ये ग्राफ दिखा रहा है कि t इक्वल 0 पर आपका इतना पानी है, ये वॉल्यूम इतना शो कर रहा है। इसका मतलब कि जब नल शुरू नहीं हुआ था इसके पहले भी इस टैप में, इस टैंक में कुछ ना कुछ पानी जरूर था। यही जो वैल्यू होती है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है। इसको हम लोग आगे भी काफ़ी एनालाइज करेंगे। तो इंटीग्रेट करते समय हमेशा कोई ना कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट जरूर लगाते हैं, आप इसको नोट करिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फार्मूले में क्या सिमिलरिटी है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। आइए हम लोग कुछ समाकलन के फार्मूले को देख लेते हैं। ये अवकलन के फार्मूले की तरह ही है बिल्कुल। देखिए यहाँ अवकलन का है, उसी के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमने समाकलन के सूत्र लिखे हैं। x के पावर n का n x के पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ देखिए पावर में एक की कमी होती है और गुणा होता है। पावर में एक की कमी होती है और n का जो पावर रहता है उसका गुणा होता है। यहाँ पे बिल्कुल हम लोग उल्टा करेंगे। यहाँ पे पावर में एक की कमी हुआ है, यहाँ पावर में एक की वृद्धि होगी और यहाँ गुणा नहीं होगा, यहाँ पर यहाँ डिवाइड होगा। इसी तरह log x का 1/x होता है तो 1/x का log x होगा। e के पावर x का e के पावर x होता है तो ये वही वैल्यू होगी। a टू द पावर x अपॉन log a का इतना होता है तो इसके जो समाकलन होगा a टू द पावर x अपॉन log a बेस e होगा। इसी तरीके से sin x का cos x होता है तो cos x का जो होगा sin x होगा, cos x का sin x, और cos x का माइनस cos x का sin x होता है तो sin x का जो समाकलन होगा वो माइनस cos x होगा। आप इतने फार्मूले को नोट करिए, याद करने का ट्रिक समझिए, फिर हम आगे करते हैं। आइए देखते हैं इंटीग्रेशन के कुछ और फार्मूले हैं। आप जानते हैं ddx ऑफ tan x का जो है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा। इसी तरीके ddx ऑफ माइनस cot x का कोसेक स्क्वायर x, यानी कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस cot x होगा। sec x का sec x इंटू tan x होता है, यानी sec x इंटू tan x का sec x होगा। आप प्लस सी सभी में ऐड करते जाइएगा। इसके बाद माइनस कोसेक x का कोसेक x इंटू cot x होता है तो इसका जो समाकलन होगा माइनस कोसेक x होगा। इसके बाद साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का रिवर्स केस साइन इनवर्स x होगा, यहाँ प्लस सी कर लीजिएगा। इसके बाद tan इनवर्स x का हम जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x होगा। इसी तरीके से सेक इनवर्स x का हम जानते हैं 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, तो इसका समाकलन जो होगा सेक इनवर्स x होगा। आप प्लस सी सभी जगह ऐड कर लीजिएगा। प्लस सी जो है इंटीग्रल कांस्टेंट है, हमेशा उसको ऐड किया जाता है। इसका रीजन भी हम आगे बताएंगे, इसको नोट करिए फिर हम आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। यहाँ से प्रश्नावली की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 7 ए में देखिए एक फंडामेंटल जो फार्मूला है उसको हमने लिखा हुआ है। अगर x के पावर n है, इसका समाकलन करना है तो इस n में यानी पावर में एक हम जोड़ेंगे और जितनी वैल्यू होगी उसी से हम डिवाइड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे और प्लस कांस्टेंट c लिखेंगे। आइए देखते हैं। पहला सवाल है y dy है, दोनों वेरिएबल एक ही है, यहाँ y और dy दिख रहा है, यानी y के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये इस फार्मूले से n की जगह 1 है,
y की पावर 1 + 1 अपान 1 + 1 दैट इज y की पावर 2/2 होगा, प्लस कांस्टेंट c हमेशा ऐड करना है। इसी तरह देखिए 6 है तो ये इक्वल होगा x के पावर 6 में 1 ऐड करेंगे 7/7 प्लस c। इसी तरीके से यहाँ पर है, इसकी वैल्यू a है तो a में 1 हमने ऐड किया और उसी से डिवाइड किया, इसकी वैल्यू ये हुई। इसी तरह देखिए ये t है, यहाँ भी t है, यानी वेरिएबल यहाँ हमारा t है तो t के पावर 4 है, 4 में 1 हमने ऐड किया तो t के पावर 5/5 प्लस c ये वैल्यू होगी। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरा में ये देखिए -5 है तो -5 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो x⁴ अपान -4 प्लस c होगा। इसी तरह यहाँ जब करेंगे तो 1 x⁴ 1 - 1/3 अपान 1 - 1/3 होगा प्लस c। तो ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो x⁴ 2/3 अपान 2/3 होगा प्लस c, ये आंसर होगा। इसी तरह यहाँ पर भी है तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो x के पावर 1/4 अपान 1/4 होगा प्लस c, इतना आंसर होगा। इसी तरह आप यहाँ पर भी देखिए तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 टाइम्स है यानी 1 तो 4 3/4 होगा प्लस c टाइम्स दैट इज z⁴ 3/4 अपान 3/4 प्लस c होगा, ये आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखिए इसको बहुत बारीकी से ध्यान से करिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि करते हुए समाकलन हम लोग अवकलन करना शुरू कर देते हैं तो ये गलतियां होती रहती हैं, लेकिन आप बहुत बारीकी से और जब हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, तब गलतियां नहीं होंगी। शुरू में ऐसी गलतियां होती हैं, नोट करिए फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले एक फार्मूला समझिए। इंटीग्रेशन a⁴ अगर x का dx है यानी किसी कांस्टेंट के पावर x रहेगा तो कांस्टेंट के पावर x सेम रहेगा अपान लॉग में वह कांस्टेंट आएगा और बेस उसका e रहेगा। लॉग में वह कांस्टेंट होगा, बेस में e होगा, ये वैल्यू होगी और प्लस c टाइम्स ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा। 2 के पावर x है तो 2 कांस्टेंट है, 2 के पावर x सेम होगा अपान log 2 लिखेंगे और उसका बेस e होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरह 3 है तो 3 log 3 होगा, बेस e होगा। इसी तरह यहाँ पर है, आप ध्यान रखिए अवकलन में हम गुणा करते थे, समाकलन में उसी को डिवाइड करेंगे तो यहाँ b के पावर x का b के पावर x अपान में ये वैल्यू होगी। आप अगर डिफ्रेंसिएशन करते थे ddx, आप अगर 2 के पावर x रहता था तो ddx आप a के पावर x का a के पावर x log मल्टीप्लाई में लिखते थे log 2 बेस e, यहाँ मल्टीप्लाई होता था, जब समाकलन करेंगे तो ये डिवाइड हो रहा है। इसी तरह ये वाला भी क्वेश्चन है, x प्लस a है तो हम x b के पावर x इंटू बी के पावर a लिखेंगे और ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसमें कहीं भी x नहीं है तो इसको हम बाहर कर लेते हैं, b के पावर x dx है। अब यहाँ पे इसका फिर से वही समाकलन करेंगे, ये वैल्यू होगी। इसके बाद फोर्थ का पहला क्वेश्चन है sec² x अपान cosec² x, इसको हम sin² x अपान cos² x लिख सकते हैं। इसकी उसको ऊपर ये वाली वैल्यू नीचे होगी तो tan² x, और हम यह जानते हैं 1 + tan² x = sec² x होता है और यहाँ से tan² x की जगह हम लिखेंगे तो sec² x, ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी तो -1। इसको अलग अलग करते हैं, sec² x का जो इंटीग्रेशन होता है tan x - x प्लस c। अगर आपको कभी आंसर से चेक करना हो तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए, ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो देखिए tan x का डेरिवेटिव होगा sec² x और x का डेरिवेटिव 1 होगा और c हमेशा कांस्टेंट है तो 0 होगा, ये वैल्यू आई और यही वाला वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है, यानी हमारा आंसर सही है। नोट करिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए sec x प्लस tan x है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो sec² x प्लस sec x इंटू tan x। हम जानते हैं sec² x जो होता है tan x का समाकलन है, sec² x जो है tan x का समाकलन है, यानी tan x का अवकलन करेंगे तो sec² x होगा, यानी sec² x का ये समाकलन हुआ sec x इंटू tan x। अब विचार करिए किसका अवकलन करते हैं तो sec x tan x आता है, sec x का प्लस c, ये फाइनल आंसर हुआ। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, 2x² को अलग किया
थ्री कांस्टेंट था, साइन एक्स अलग हुआ, और 5 एक्स के पावर अंडर रूट ये था तो 1/2 हुआ। इसको जब समाकलन करेंगे तो 2 होगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब बाई 3 हुआ, -3 इंटू साइन एक्स। अब सोचिए किसका होता है, तो कास एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ माइनस टाइम होगा तो ये प्लस हो जाएगा, साइन एक्स जो है कॉस एक्स का होता है, फिर प्लस 5 और x के पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे दैट इज 3/2 अपान 3/2, ये वैल्यू होगी टोटल। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए ये वाली वैल्यू है, इसको भी हम अलग अलग कर लेते हैं, तो 2x dx माइनस 3 cos x dx e टू द पावर x dx, तो 2 आउट हो जाएगा। x का जब डिफरेंशिएशन समाकलन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 हुआ, माइनस 3 cos x किसका अवकलन होता है, तो sin x का अवकलन cos x होता है, तो ये sin x हुआ, फिर प्लस e के पावर x का वही वैल्यू होगा, यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e के पावर x हुआ, प्लस c। आप सभी जगह हमेशा कांस्टेंट c को ऐड करिएगा, कांस्टेंट c कंपलसरी है, इसको ऐड करते हुए चलिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में इतना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर हुआ और ये वैल्यू 1 हो गई, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस यहाँ 1 है केवल, तो डी यहाँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल होगा, केवल वैल्यू x होगा। अगर यहाँ और नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं, dx है, x के पावर 0 करिए, अब यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 0 + 1 अपान 0 + 1 दैट इज x होगा। इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको सेपरेट हमने किया, इसका इंटीग्रेशन अलग हुआ, इसका अलग हुआ, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 है, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स है, और प्लस सी ऐड करिए। इसी तरह एक्स के पावर -5 था, इसको ऊपर ले गए। अब ए टू द पावर एक्स का फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे, ए टू द पावर एक्स का होता है ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए, तो log a प्लस सी हुआ। इसी तरह sec x है, इसको ऊपर ले जाएंगे cos x हम जानते हैं sin x का अवकलन cos x होता है, यानी cos x का इंटीग्रेशन sin x, फार्मूले में भी हमने कराया है। इसी तरह छठवां क्वेश्चन देखिए, इस x स्क्वायर को सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ डिवाइड करेंगे सभी में, बाई एक्स स्क्वायर और बाई एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू कट होगा, एक केवल x बचा, यहाँ पर केवल 5 बचेगा, और यहाँ -4 टाइम्स इसको ऊपर ले आएंगे, -2 हुआ, इसका समाकलन x स्क्वायर बाई 2, यहाँ केवल 5 है, x dx कैंसिल होगा, dx और इंटीग्रेशन कैंसिल, तो 5x हुआ, और -4 x टू द पावर -1 होगा, क्योंकि -2 + 1 करेंगे अपान -1 तो प्लस सी, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल होगी, या फिर अपान में भी लिख सकते हैं। 1/t dt है, तो 1/t हम जानते हैं log t का होता है, फार्मूले में भी हमने दिखाया है, नोट करिए। फिर नेक्स्ट करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। x³ + 3x + 4 दिस है। अब हम यहाँ पे √x को x के पावर 1/2 लिखेंगे। अब सबको हम अलग अलग कर लेते हैं, तो इसके बाई करेंगे, यानी इसमें से ये ऊपर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हुआ, 3 - 1/2 1 - 1/2 एंड 4 x के पावर ये -1/2 हुआ, यहाँ हमने इसको सॉल्व किया, 5/2 हुआ, 1/2 -1/2। अब x के पावर n वाला फार्मूला, तो पावर में 1 होगा, डिवाइड टोटल वैल्यू, पावर में 1 डिवाइड टोटल वैल्यू, एंड पावर में +1 डिवाइड टोटल वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हुआ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x √x। इस √x को हम x के पावर हाफ लिख सकते हैं, तो हाफ एंड यहाँ पर पावर 1 है, तो ऐड करेंगे तो 3/2, इसको ऊपर ले गए, -3/2, फिर फार्मूले में +1 पावर होगा, और अपान टोटल वैल्यू सॉल्व करेंगे, -1/2, ये 2 ऊपर हुआ तो -2 हो गया, और x के पावर -1/2 को जब नीचे लिखेंगे तो 1/√x होगा, तो टोटल आंसर ये हुआ। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th का a है, √x + -1/√x का होल स्क्वायर है, तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो a² + b² -2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, dx हुआ, x है, x dx 1/x dx -2 dx,
यहाँ समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का हम जानते हैं 1/x का लॉग एक्स होता है -2 आउट होगा और यहाँ x है तो यहाँ पर x होगा, यहाँ मिस हुआ है, प्लस सी, ये टोटल समाकलन हुआ। ये वाला फॉर्म क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 का बी है ये। तो dz बाई जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर -1, यहाँ z वेरिएबल है, हम ये फार्मूला जानते हैं कि 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 जो होता है सेक इनवर्स x का अवकलन होता है, इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन ये होगा। इसी तरह ये भी फार्मूला है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई जो है tan इनवर्स y का है, e के पावर x भी फार्मूला है, e के पावर x का अवकलन भी e के पावर x होता है, समाकलन भी e के पावर x होता है। इसीलिए कभी कभी e के पावर x को डेरिवेटिव के लिए अमर फंक्शन कहा जाता है। अमर फंक्शन है क्योंकि वो कभी खत्म नहीं हो पाएगा। अब इसी तरह आगे देखते हैं। 8th का फर्स्ट है x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 dx बाई एक्स माइनस 1। यहाँ हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो x माइनस 1 हुआ, यहाँ x माइनस 1 है, दोनों को कॉमन लिया x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ, ये वैल्यू कैंसिल होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 केवल बचा, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे x³ बाई 3 हुआ, इसका इंटीग्रेशन x हुआ, प्लस c कांस्टेंट हमने ऐड किया। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8th का सेकेंड पार्ट जो है 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स है, इस अंडर रूट एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट एक्स डी एक्स हुआ। इसके बाद ये x के साथ इसका मल्टीप्लाई हुआ, इसको हमने सेपरेट कर लिया। इस रूट एक्स को x के पावर हाफ लिख सकते हैं और यहाँ भी हाफ लिखेंगे, ये दोनों ऐड होंगे तो x के पावर हाफ डी एक्स हुआ, x के पावर 3/2 dx। x के पावर n वाला फार्मूला, पावर में एक ऐड होगा और टोटल पावर डिवाइड करेगा, पावर में एक ऐड हुआ, टोटल पावर डिवाइड हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो जो टोटल वैल्यू आ रही है वो इतनी आएगी, आप मैच करा लीजिएगा। इसके बाद सेकेंड थर्ड पार्ट इसका है रूट एक्स इंटू दिस डी एक्स है, तो रूट एक्स को x के पावर हाफ लिखते हैं और 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx है। इसका हम पूरे तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ और 2 ऐड होगा और 3 कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, तो ये ऐड हुआ, फिर 2 आउट होगा, बाहर होगा, x के साथ इसको ऐड करेंगे तो पावर 1 और हाफ, एंड 3 है, 3 के साथ इसका मल्टीप्लाई हुआ, ये वैल्यू हुई। इसके बाद पावर को हमने ऐड कर लिया सभी को। अब फार्मूला लगाएंगे तो x के पावर n में पावर में एक ऐड हुआ, अपान पावर, एक ऐड हुआ, अपान पावर, एक ऐड किया हमने, अपान पावर, प्लस c करेंगे, इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इस तरह से हमने इस चैप्टर को 7th A के सारे न्यूमेरिकल्स और इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट थे, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, आई हैव डन एज मच एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सका हमने कोशिश किया कि आपको यहाँ तक समझाया जाए। और एक और बात हम कहना चाहेंगे कि जो इंटीग्रेशन शुरू करने का मेन मोटिव है ये है कि इंटीग्रेशन में जो फैक्ट्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, वो बच्चों में डेवलप होने चाहिए। आगे इसी के कैलकुलस के बेसिस पर बहुत सारे हमको मैथमेटिक्स या हायर स्टडी में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और इसका आगे जब हम लोग बाउंडेड एरिया वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। उसका बड़ा कारण यही है कि कंसेप्ट का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है। मैथ भले पढ़ लिया जाए लेकिन मैथ के पीछे का जो उसका कंसेप्ट है अगर वो नहीं समझ में आएगा तो आप एक तरह से आप में गणित की अच्छी समझ का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसी सब को मद्देनजर रखते हुए हमने इस चैप्टर की शुरुआत की है। और आपको अगर कोई भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। और कोई सजेशन है उसे भी आप कमेंट करिए, उसे भी हम लोग स्वीकार करेंगे। तो आज के लिए आपका हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।